वंदे मातरम। करवा चौथ है आज और आज़ादी की अमृत गाथा के श्रृंखलाबद्ध 75 कार्यक्रमों में से आज जो है 21वें अंक को करने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। आज़ादी की अमृत गाथा का 21वां अंक 21। 20वां अंक जो है वो वीडियोज से बनाई गई थी, जो देश भर से पॉजिटिव स्पीकर्स ने वीडियो भेजी थी। उन लोगों को 31 अक्टूबर को पॉजिटिव स्पीकर्स के रूप में मंच प्रदान किया जाएगा आरजेएस टीजेएपीएस की अमृत गाथा में। आज दिल्ली में वैसे बारिश हो गई, लेकिन फिर भी बहनों को बहुत बहुत बधाई कि करवा चौथ अपने घर परिवार में खुशी खुशी इस व्रत को किया। और अभी अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के त्यौहार हैं, यही है हमारे भारत की खासियत। सुन रहे होंगे आप। तो ये करवा चौथ का व्रत पर ये गीत आपने सुना। अब आपको आज चंद्रोदय का जो समय था उससे रूबरू करा देते हैं। दिल्ली में वैसे बारिश का मौसम था, लेकिन बहनों ने अपने समय पे और इस तरह से फ़ोन करके कहाँ पे चांद दिखाई दिया देश भर में। देश बहुत बड़ा है, विशाल है, और विभिन्न राजधानियों का ये समय यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। दिल्ली का समय 8:07:17 चंद्रोदय का था। तो सभी बहनों को अखंड सौभाग्यवती का जो ये पर्व है, कहीं पे हरितालिका तीज मनाई जाती है, कहीं करवा चौथ मनाई जाती है। तो इस पर्व की आप सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और यहाँ पर शुरुआत यहाँ से करना चाहेंगे कि आरजे सकारात्मक भारत सूचना केंद्र 2 जगह हैं, एक तो पटना में और एक जमशेदपुर में, और दोनों जगह काफ़ी सक्रियता चल रही है और वहाँ से वीडियो लगातार आ रहे हैं। वहाँ के लोग पॉजिटिव स्पीकर भी बन रहे हैं। तो आइए, 31 अक्टूबर आप जानते हैं कि राष्ट्रीय एकता दिवस है, सरदार पटेल की जयंती है। यहाँ पर प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि है, उसे भी हमें याद रखना चाहिए। तो इस अवसर पर कुछ महापुरुषों, क्रांतिकारियों को हम लोग श्रद्धांजलि देंगे। और जो आजकल की समस्या है, एक तरह से कहें, कंप्यूटर का युग है, मोबाइल का युग है और साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है, तो इसकी जागरूकता कैसे फैलाई जाए। तो साइबर सेफ्टी को लेकर किस तरह से आप अपने मोबाइल में सेफली यूज कर सकते हैं, उसको लेकर विशेषज्ञों को बुलाया गया है। 31 अक्टूबर 11 बजे से ये होगा, 10:45 से श्रद्धांजलि का कार्यक्रम होगा। और ऑनलाइन एजुकेशन जो आज डिमांड है जिसकी, उसे भी हम लोग उस पर भी विचार विमर्श करेंगे। उसके टिप्स दिए जाएंगे, ऑनलाइन एजुकेशन किस तरह से आप अच्छा कर सकते हैं, उसके विशेषज्ञ आ रहे हैं। एक बार आप देख लीजिए हमारे जो स्पीकर्स हैं। जो मुख्य अतिथि हैं वो यूपीएससी टॉपर शुभम कुमार जी हैं। शुभम कुमार जी को पूरा देश जान गया है। तो आरजेएस टीजेएपीएस केबीएसके की आज़ादी की अमृत गाथा के 22वें अंक में आप मुख्य अतिथि हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं पवन दुग्गल जी हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं और ये प्रेसिडेंट हैं cybernet.com के। और यहाँ पर निखिलेश मिश्रा जी, ये ट्रेनिंग एक्सपर्ट हैं आईटी के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, ये लोग रहेंगे। और अशोक कुमार ठाकुर जी रहेंगे, जो
ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में, शिक्षाविद हैं मुनि इंटरनेशनल स्कूल। ये मुनि इंटरनेशनल स्कूल के को ऑर्गेनाइज़र हैं मुनि इंटरनेशनल स्कूल। तो इस कार्यक्रम को हम लोग करेंगे। इसमें बहुत सारे एक्सपर्टीज़ भी आ रहे हैं, जैसे कि कंज्यूमर ऑनलाइन फाउंडेशन के प्रोफेसर बिजोन मिश्रा जी, फाउंडर चेयरमैन, ओपनिंग रिमार्क्स और वोट ऑफ थैंक्स करेंगे। तो ज़रूर अटेंड कीजिएगा साइबर सेफ्टी ऑनलाइन एजुकेशन पर। 31 अक्टूबर को ये कार्यक्रम किया जाएगा। आप जानते हैं कि डॉक्टर के अग्रवाल जी आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए थे, पद्मश्री में, और कई अवार्ड उन्हें मिले हुए थे। और बड़ी दुखद है, उनके 17 मई को कोरोना के चलते डेथ हो गई थी। लेकिन उनके जो काम है, उनके परिवार जो है, परफेक्ट हेल्थ मेला जो है, उसे भी कंटिन्यू किया गया है, हालांकि ऑनलाइन किया गया है। ये उनका ही विश था, यही विचार था कि आप लोग कोरोना काल में सारे कार्यक्रम जो हैं वो ऑनलाइन होंगे। तो ये इसका समापन हो गया 28वें परफेक्ट हेल्थ मेला का, जो बहुत बड़ा मेला दिल्ली का हुआ करता था। निःशुल्क यहाँ पे व्यवस्था रहती थी और 20 से 24 अक्टूबर तक ये ऑनलाइन मेला लगाया गया। और इस तरह से डॉक्टर के अग्रवाल को याद किया जाता है। 28वां परफेक्ट हेल्थ मेला, उनकी आत्मा को शांति मिले कि उनके परिवार ने और उनके सहयोगियों ने सभी ने मिलकर इस परफेक्ट हेल्थ मेला को कंटिन्यू किया है। कंटिन्यू करना 8 बजे तक था, 20 से 24 अक्टूबर तक। और आज वैलिडिटी फंक्शन हो गया, तो 20 से 24 अक्टूबर तक उनकी आत्मा को शांति मिले। उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए, और आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए थे, आरजेएस फैमिली इन बातों की चर्चा करने के लिए तैयार है। तो एक बार देर से जो जुड़े हैं उन सभी लोगों को कि करवा चौथ जो है वो भारत का एक बहुत ही पति पत्नी के बीच का बहुत ही पवित्र त्यौहार है। और उस त्यौहार को आज मनाया गया। दिल्ली में काफ़ी बारिश हुई, बूंदाबांदी भी हुई, बारिश भी हुई, तो उसके चलते चांद संभवतः नहीं दिखा। लेकिन बहनों ने अपना अखंड सौभाग्यवती के लिए अपने व्रत को किया और उसमें सभी पुरुषों ने हिस्सा लिया। 31 अक्टूबर का ये जो डिजिटल बैनर है उसे भी प्रस्तुत करना चाहेंगे। 31 अक्टूबर को ये सभी गणमान्य अतिथि और डॉक्टर अभिलाषा गौतम हैं, वो मॉडरेट करेंगी इस वेबिनार को। तो आरजेएस का ये श्रृंखलाबद्ध जो 75 कार्यक्रम करने का बीड़ा उठाया गया है, उसका ये 22वां अंक होगा। आज बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग चर्चा कर सकते हैं आज के दिन, लेकिन सबसे अहम ये है कि हम लोग उन बातों की चर्चा करें जो आज़ादी से संबंधित है। जैसे कि 23 अक्टूबर को जन्मदिन होता है कर्नाटक की जो कित्तूर की रानी थी, उन्होंने अंग्रेज़ों से कैसे लोहा लिया और अंग्रेज़ों ने कैसे जो उनकी हड़प नीति, डिवाइड एंड रूल, ये बड़ा फेमस था, इन्होंने कित्तूर पर भी लागू कर दिया और रानी ने अपनी वीरता का परिचय दिया। ये भारत की वीरांगनाएं हैं उस ज़माने में। देखिए भारत के किस तरह से युद्ध कौशल का प्रदर्शन करती हुई रानी चेन्नम्मा, ये नाम जानना चाहिए, हर पीढ़ी को जानना चाहिए। और हम लोगों की ये कोशिश है कि हम लोग इन बातों को आप लोगों तक पहुंचाते रहें। थोड़ी सी एक झलक कित्तूर की रानी चेन्नम्मा के बारे में। ये नाम याद रखना भी बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होती है कि अपने राज्य को अंग्रेजों के चंगुल में नहीं जाने के लिए वीरगति को प्राप्त कर गई रानी चेन्नम्मा। जिंदा रहकर भी क्या कर लेते, गुलामी में जीवन जीने से अच्छा है कि उन्होंने आज अपने आप के व्यक्तित्व को ऐसा निखारा कि अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं की। 23 अक्टूबर को जन्मदिन होता है और भारतीय रानी भी उन पहली महिला शासकों में एक थी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपनी सेना को युद्ध में लीड किया। रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के साथ शुरुआती युद्ध वो जीत ली थी, लेकिन अंग्रेजों के 2 उच्च अधिकारियों को पकड़ भी लिया था और बाद में अंग्रेजों के साथ समझौते में उन्हें रिहा कर दिया और अंग्रेज वापस चले गए। लेकिन कुछ समय बाद अंग्रेजों ने एक विशाल सेना के साथ फिर हमला किया और रानी चेन्नम्मा को पकड़ लिया। अंग्रेजों ने रानी चेन्नम्मा को अपनी कैद में रखा, जहां कैद के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। रानी चेन्नम्मा को कर्नाटक की लोक कथाओं में एक नायिका के रूप में जानी जाती हैं और ऐसी हमारी स्त्रियां जो हैं वीरांगना
हुआ करती थी। ये इतिहास है रानी चेन्नम्मा के बारे में। तो यहाँ से फिर आज़ादी की जो कथाएं हैं, इसको कथा कहेंगे, और आज़ादी की अमृत गाथा है। ये अमृत है, ये अमृत है। ये हमारे अंदर अगर ये जा रहा है, हमारे मन मस्तिष्क में अगर बैठ रहा है। बहादुर शाह जफ़र, आप जानते हैं कि बहादुर शाह जफ़र को इस देश ने घोषित कर दिया था कि उनके नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई लड़ी जाएगी, और उन्होंने स्वीकार किया था। अपनी काफ़ी उम्र हो गई थी। बहादुर शाह जफ़र की आज जन्मदिन है। बहादुर शाह जफ़र इस उम्र में अंग्रेज़ों से लोहा लिया उन्होंने। बहुत अच्छी शेर व शायरी भी करते थे। अबू ज़फ़र सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह जफ़र ये नाम था। 7 नवंबर को रंगून में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनके जन्मदिन पर हम लोग चर्चा करते हैं आज़ादी की अमृत गाथा 21वें अंक में। 24 अक्टूबर 1775 ईस्वी में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफ़र की विलादत हुई थी, जन्म हुआ था। और आपका पूरा नाम अबू ज़फ़र सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह है। आपके वालिद का नाम अकबर शाह द्वितीय और वालिदा का नाम लीला बानो बेगम है। बहादुर शाह जफ़र मुग़ल सल्तनत के आखिरी यानी कि 21वें और दौरे जवाल के 14वें मुग़ल बादशाह थे, और जिन्होंने तख्ते दिल्ली पर 20 साल हुकूमत की। हालांकि हुकूमत सिर्फ कहने मात्र को थी, क्योंकि वर्चस्व तो फिरंगियों का ही था। और बहादुर शाह जफ़र की क़यादत में क्रांतिकारी और हिंदू राजाओं ने फ़रंग के खिलाफ 1857 में जंग की थी, जिसे तारीख में 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये सफल न हो सके। शुरुआत में सफलता तो मिली, मगर बाद में इस क्रांति को दबा दिया गया और बहादुर शाह जफ़र को निर्वासित कर रंगून की जेल में भेज दिया गया। वहाँ ये क्या लिखते हैं कि ए वाय इनकलाब ज़माने के ज़ोर से दिल्ली जफ़र के हाथ से पल में निकल गई। जब बहादुर शाह जफ़र को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो बाद में एक मेजर हडसन ने शायराना अंदाज में बहादुर शाह जफ़र पर तंज कसते हुए कहा था, दमे दमे में दम नहीं, दमे दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ए जफरा ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। पलटवार करते हुए बहादुर शाह जफ़र ने कहा, मेजर हडसन को यह जवाब दिया, हिंदियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, हिंदियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तो इस तरह से पलटवार किया। 1862 ईस्वी में रंगून में 87 साल की उम्र में बहादुर शाह जफ़र की वफ़ात हो गई, निधन हो गया। कितना है बदनसीब जफ़र दफन के लिए, कितना है बदनसीब जफ़र दफन के लिए, 2 गज ज़मीन भी न मिली कुए यार में। ये श्रद्धांजलि देते हुए कोटि कोटि नमन है बहादुर शाह जफ़र को। हम लोग इन सब लोगों को याद करेंगे, और आरजेएस फैमिली में बहुत सारे देशभक्त जुड़े हुए हैं। तो उन लोगों के जो सकारात्मक कार्य हैं और जो प्रयास हैं, उसको हम लोग बार बार 21 ग्रुप हैं आरजेएस के, 25 राज्यों के लोग जुड़े हुए हैं। तो लगातार एक चरह एक सिलसिला जो है देश में 6.5 साल पहले से शुरू हो गया। ये 7वें साल में सकारात्मक भारत आंदोलन पहुंच चुका है, और ये चरह चलते रहो। और उसी के अंतर्गत ये फेसबुक लाइव का भी सिलसिला आप समझते हैं कि लगभग 150 फेसबुक लाइव हो चुके हैं। यहाँ पर राहुल इनकलाब नाम ही उन्होंने रखा है, राहुल इनकलाब। तो ऐलान इनकलाब उनका जो है, ये काकोरी शहीद मंदिर गए थे और वहाँ से ये चीज़ें भेजी हैं उन्होंने। वहाँ की तस्वीर है ये देखिए 179, बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारे लोगों के, काकोरी शहीद स्मारक। तो आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं राहुल इनकलाब, और लिखते हैं कि 9 अगस्त 1925 ऐतिहासिक दिन। 8 अगस्त तय हुआ था वो काकोरी एक्शन के लिए, आप जानते होंगे, उसमें कई शहीद हो गए। 9 अगस्त को ये काकोरी केस हुआ था। काकोरी कांड कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अंग्रेज़ों उस समय क्या था, पैसे की ज़रूरत होती थी, बहुत सारे अंग्रेज़ों से युद्ध करना होता था। तो उसके लिए ये क्रांतिकारी जो हैं उन्होंने हिसाब लगाया कि जो पैसे हैं वो इस बोगी में जो ट्रेन जाएगी, तो काकोरी पहुंची थी, वहीं पे वो उन लोगों ने उसको लूटा था और उसका केस बना था, उसको काकोरी केस बना था। हम लोग कांड न कहें। ये रामकृष्ण खत्री जी, जिनको 10 साल की कारावास की सज़ा हुई थी, उन्होंने ये बताया
कि ये कांड न कहा जाए, इसको केस कहा जाए। ये केस था, ठीक है, हमने जुर्म किया, उसका केस लगा, कोई कांड नहीं किया उसमें, ये देश के लिए किया गया था, इसलिए उसको काकोरी केस के रूप में भारतवासी ये करें। ये उदय खत्री जी, जिनके की ऑडियो रिकॉर्डिंग हम लोगों ने रामकृष्ण खत्री जी को जब 17 को उर्दू पत्रकारिता पर चर्चा हो रही थी तो उसमें उदय खत्री जी की ऑडियो को सुनाया गया था। काकोरी केस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों द्वारा ब्रिटिश राज के विरुद्ध भयंकर युद्ध छेड़ने की खतरनाक मंशा से हथियार खरीदने के लिए ब्रिटिश सरकार का ही खजाना लूट लेने की एक ऐतिहासिक घटना थी, जो 9 अगस्त 1925 को घटी। इस ट्रेन डकैती में जर्मनी के बने 4 माउजर पिस्तौल काम आए थे और इन पिस्तौलों की विशेषता यह थी कि इनमें बट के पीछे लकड़ी का बना एक और कुंदा लगाकर राइफल की तरह उपयोग किया जा सकता था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के केवल 10 सदस्यों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। क्रांतिकारियों द्वारा चलाए जा रहे आजादी के आंदोलन को गति देने के लिए धन की तत्काल व्यवस्था की जरूरत के मद्देनजर शाहजहांपुर में हुई इस बैठक के दौरान रामप्रसाद बिस्मिल ने अंग्रेजी सरकार का खजाना लूटने की योजना बनाई थी और इस योजना अनुसार दल के ही एक प्रमुख सदस्य राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन से छूटी 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को चेन खींचकर रोक लिया था और क्रांतिकारी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में अशफाक उल्लाह खां, पंडित चंद्रशेखर आजाद व 6 अन्य सहयोगियों की मदद से समूची ट्रेन पर धावा बोलते हुए सरकारी खजाना लूट लिया गया। और इसके बाद अंग्रेजी हुकूमत ने उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के कुल 40 क्रांतिकारियों पर सम्राट के विरुद्ध यानी अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र युद्ध छेड़ने, सरकारी खजाना लूटने और मुसाफिरों की हत्या करने का मुकदमा चलाया, जिसमें राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, पंडित प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और ठाकुर रोशन सिंह को मृत्युदंड फांसी की सजा सुनाई गई। तो ये थे हमारे देशभक्त जिनकी बदौलत हम लोग आज आज़ाद हैं। नहीं तो आज की स्थिति कुछ और होती। तो राहुल के इनकलाब जो हैं उनके लेख को जय हिंद जय भारत में स्थान भी दिया गया था और राहुल इनकलाब ने अपनी स्टोरी एक भेजी थी जो महान क्रांतिकारी अमर शहीद अशफाक उल्लाह खां की मजार पर आरजेएस फैमिली से जुड़े देशभक्त राहुल इनकलाब ने नमन किया। 22 अक्टूबर को अशफाक उल्लाह खान की जयंती मनाई गई और हम लोगों ने भी 17 अक्टूबर को आज़ादी की जो अमृत गाथा हुई उसमें अशफाक उल्लाह जी, शहीद अशफाक उल्लाह जी को श्रद्धांजलि दी गई और उनकी ऑडियो जारी की गई। जो इनके पौत्र हैं उनका भी नाम अशफाक उल्लाह खां है, उनके पौत्र अशफाक उल्लाह खां की ऑडियो में वो श्रद्धांजलि दी गई उनकी आवाज़ में। तो मज़ार पे गए थे, अशफाक उल्लाह खान साहब के मज़ार पे गए थे राहुल इनकलाब, आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए, और उन्हीं की ये स्टोरी है जो आरजेएस पॉजिटिव मीडिया ने प्रकाशित किया है। ये राहुल इनकलाब है, देखिए मज़ार अशफाक उल्लाह खान साहब के पीछे है। ये राहुल जी की खासियत है कि ये लगातार देश में भ्रमण करते हैं और इन शहीद स्थलों को नमन करते हैं। ये अशफाक उल्लाह जी की का मज़ार है और यहाँ पर ये देखिए राहुल जी। तो आरजेएस फैमिली में इस तरह के लोग जुड़े हुए हैं और मीडिया के माध्यम से हम लोग समर्थन भी देते हैं। तो ये बातें हो गई शहीद, काकोरी शहीद के बारे में। और गोंडा जेल में राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को फांसी दी गई थी, गोरखपुर जेल में बिस्मिल को फांसी दी गई थी, फैजाबाद जेल में अशफाक उल्लाह खान को फांसी दी गई थी। तो ये बातें हो गई आपके साथ। मनमथ नाथ गुप्त जी की पुण्यतिथि 26 अक्टूबर है। अब देखिए इतने बड़े लेखक, इतने बड़े क्रांतिकारी जेलों में रहने से नहीं डरते थे, लिखने से नहीं डरते थे। अंग्रेजों के राज में लिखना आप समझ सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि जब डर और दहशत का माहौल हो, मनमथ नाथ गुप्त उस समय लिखते थे। और यही साहित्यकार की पहचान होती है, पत्रकार की पहचान होती है कि वो सच को सच करे, तथ्य के आधार पर अपनी लेखनी को अंजाम दे। और यहाँ पर मनमथ नाथ गुप्त जी को हम लोग आज उनकी पुण्यतिथि पर जो कि 26 अक्टूबर है, हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, इनको याद कर रहे हैं। यही है आज़ादी की अमृत गाथा और विशेष अंक फेसबुक लाइव का किया जा रहा है ताकि इसके माध्यम से हम लोग इन क्रांतिकारियों को याद कर सकें। 7 फरवरी 1908 को आपका जन्म हुआ था। क्रांतिकारी और लेखक मनमथ नाथ गुप्त 1921 में ब्रिटेन के युवराज के बहिष्कार का नोटिस मांगते हुए गिरफ्तार कर लिए गए थे 1921 में, और 3 महीने की इनको सजा हुई थी। मनमथ नाथ गुप्त जी को बहुत बड़े विद्वान थे, कई भाषा जानते थे। 1925 के प्रसिद्ध काकोरी केस में
देखिए, यहाँ पे यूट्यूब ने लिखा है काकोरी केस में मनमथनाथ गुप्त ने सक्रिय रूप से भाग लिया था और ट्रेन रोककर ब्रिटिश सरकार का खजाना लूटने वाले 10 व्यक्तियों में वे भी सम्मिलित थे। इनकी मुख्य रचनाएं बताते हैं, क्योंकि लेखक थे मनमथनाथ गुप्त जी। भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास, क्रांति युग के अनुभव, चंद्रशेखर आजाद, विजय यात्रा आदि। और मनमथनाथ गुप्त जी मात्र 13 वर्ष की आयु में ही स्वतंत्रता संग्राम में कूद गए थे। बताइए 13 साल की उम्र क्या होती है, और उस उम्र में वो जेल गए। बाद में वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य भी बने। और मनमथनाथ गुप्त जी का जन्म 7 फरवरी 1908 को हुआ था। तो बहुत ज़्यादा बातें करने का नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत ये जानना चाहिए कि वो लेखक भी थे, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला में आत्मकथात्मक, ऐतिहासिक और गल्प साहित्य की रचना करते थे। तो इस तरह के विद्वान लोग भी थे, नौकरी भी कर सकते थे, लेकिन देश को गुलामी इनको बर्दाश्त नहीं थी। अब बताइए, पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी को तो आप लोग ज़रूर जानते होंगे कि ऐसे 26 अक्टूबर जन्मदिन है, 25 मार्च को आप जानते हैं कि बलिदान दिवस है उनका। और स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार, हालांकि पत्रकारों को स्वतंत्रता सेनानी का के बारे में जनता कम जानती है, लेकिन हम लोग इन चीज़ों की चर्चा करते हैं कि पत्रकार भी प्रताप अखबार के माध्यम से किस तरह से अंग्रेज़ों की वो बड़ा मतलब अंग्रेज़ों को समझ में नहीं आता था कि क्या करें। गणेश शंकर विद्यार्थी का ये टस से मस नहीं होते थे। इनके यहाँ अशफाकुल्ला जी या आपके शहीद आजम भगत सिंह जी भी अपनी लेखनी चमकाते थे इनके प्रताप अखबार में। वहाँ से ये शुरुआत होती थी। बेधड़क सबको छूट थी लिखने की। तो आज श्रद्धांजलि गणेश शंकर विद्यार्थी जी को। 26 अक्टूबर 1890 में आपका जन्म हुआ था। स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी जी। गणेश शंकर विद्यार्थी जी को लेकर हम लोगों ने आरजेएस की सकारात्मक बैठक भी की थी, श्रद्धांजलि वहाँ दिया था। और राष्ट्र सेवा में जिस ईमानदारी, त्याग और बलिदान की आवश्यकता होती है, गणेश शंकर विद्यार्थी जी उसकी मिसाल थे। अंग्रेज अधिकारियों, देसी नरेशों की निरंकुशता, शोषण, दमनकारी नीतियों के विरुद्ध उनकी लेखनी में बड़ा जन जागरण किया गया था। और 26 अक्टूबर को हम लोगों को ज़रूर उन्हें याद रखना चाहिए। इस दिवस को आने पर एक मन में वो रहना चाहिए कि हाँ, हम इन्हें याद करेंगे। तो आज़ादी की अमृत गाथा जो है 75 अंक हम लोग कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोग ला रहे हैं, अपने देशभक्तों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, वेबिनार भी कर रहे हैं लगातार। अभी आप फेसबुक लाइव में देख रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो वेबिनार भी हो रहे हैं। विद्यार्थी जी प्राथमिक शिक्षा विदिशा और सांची के सांस्कृतिक वातावरण में हुई थी। आगे की शिक्षा कानपुर और प्रयागराज में प्राप्त की। प्रयागराज प्रवास उनके जीवन का एक ऐसा मोड़ था जो उनके व्यक्तित्व की निर्मित्री का आधार बना। वहीं से कर्मयोगी के संपादक पंडित सुंदरलाल जी पत्रकारिता के क्षेत्र के उनके प्रारंभिक गुरु बने। और तत्कालीन पत्रिकाएं स्वराज, स्वरस्वती, अभ्युदय से वो जुड़े। और बाद में उन्होंने कानपुर से हिंदी साप्ताहिक प्रताप का प्रकाशन 9 नवंबर 1913 में प्रारंभ किया, क्योंकि वो कुछ चाहते थे कि लेखनी को ये दिशा दी जाए। तो स्वतंत्र होकर उन्होंने प्रताप का प्रकाशन शुरू किया। और उसके बाद वो कूद पड़े स्वतंत्रता के आंदोलन में। जो भी पत्रकारिता, मिशन पत्रकारिता हो सकती है। कई बार अंग्रेज सरकार द्वारा छापेमारी की गई। प्रताप प्रेस द्वारा प्रकाशित लक्ष्मण सिंह के नाटक कुली प्रथा, नानक सिंह हमदम की क्रांतिकारी कविता सौदाए वतन जैसी रचनाएं जब्त कर ली गईं। राजद्रोह की कार्यवाही हुई। हजारों रुपये का जुर्माना व जेल की सजा गणेश शंकर विद्यार्थी को मिली। बावजूद इसके विद्यार्थी जी विचलित नहीं हुए। और प्रताप ऐसा पत्र था जिसमें समाज के हर वर्ग के दुख और उनकी तकलीफों को वाणी मिलती थी। संघर्ष करने की ताकत और अन्यायी अत्याचारी का सशक्त प्रतिकार करने की सामर्थ्य थी। प्रताप के अनेक विशेषांक भी आज़ादी की लड़ाई के संवाहक बने, जिनमें राष्ट्रीय अंक, स्वराज अंक विशेष चर्चित रहे। और विद्यार्थी जी ने प्रताप के अनेक विशेषांक भी आज़ादी की लड़ाई के संवाहक बने, जिनमें राष्ट्रीय अंक और स्वराज अंक विशेष चर्चित रहे। बाकी बहुत सारी बातें हैं। श्यामलाल गुप्त पार्षद से जो झंडा गीत आप विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ये इनकी प्रेरणा ही थी। और प्रताप कार्यालय राष्ट्रवादियों और क्रांतिकारियों के साथ साथ साहित्यकारों का भी एक केंद्र था। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, शिव वर्मा, छैल बिहारी दीक्षित, कंटक आदि का उन्होंने समय समय पर सहयोग और मार्गदर्शन किया। सरदार भगत सिंह अपनी फरारी के दिनों में जब फरार हो गए थे तो वेश बदलकर प्रताप कार्यालय में रहे। शहीद आजम भगत सिंह और बलवंत सिंह के छद्म नाम से उन्होंने कार्य किया और उन्होंने लेख लिखे।
भगत सिंह जी ने, प्रताप अखबार जो विद्यार्थी जी की अखबार था उसमें भगत सिंह जी ने, देखिए कैसे हमारे क्रांतिकारी जहाँ चाह वहाँ राह, ढूंढते ढूंढते कैसे लोग पहुँच जाते हैं। तो आज विद्यार्थी जी को हम लोग 26 अक्टूबर जन्मदिन पर श्रद्धांजलि देते हैं। उनको बहुत बहुत याद करना चाहिए, नई पीढ़ी को इनके बारे में जानना चाहिए, इनके काम को जानना चाहिए, सिर्फ नाम जानने से नहीं होता है। अब थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं, फिर हम आएंगे। गोपाल दास नीरज की कविता है कि मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। यही है सकारात्मक भारत आंदोलन। हमारी मंजिल जो है वो आसान नहीं है, गोपाल दास नीरज के शब्दों में अगर कहा जाए तो हम लोग इस तरह से चलते रहेंगे। और अब थोड़ा सा चेंज करके हम होमी जहांगीर भाभा को याद करते हैं। 30 अक्टूबर उनकी जयंती है, होमी जहांगीर भाभा की। बहुत परमाणु वैज्ञानिक थे, बहुत बड़ा काम किया था उस समय। देश आज़ाद हुआ था तो कैसे क्या करना है, तो वो रिसर्च प्रोग्राम और भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की कल्पना होमी जहांगीर भाभा ने की थी। 30 अक्टूबर 1909 को जन्मदिन, तो आज उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। होमी जहांगीर भाभा एक ऐसी शख्सियत है जो आज दुनिया में न होते हुए भी हर पल अपने होने का एहसास कराते हैं। 30 अक्टूबर 1909 को जन्मे होमी जहांगीर भाभा ने भारत को परमाणु शक्ति देकर सशक्त बनाया और होमी को आज न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक के रूप में भी जाना जाता है। होमी ने कैम्ब्रिज से 1930 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और 1934 में पीएचडी की डिग्री हासिल की। इसके बाद 1940 में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में रीडर बने। पहला एटॉमिक रिएक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में 1956 में एशिया का पहला एटॉमिक रिएक्टर बॉम्बे के निकट ट्राम्बे में स्थापित हुआ। इन्होंने नाभिकीय भौतिकी के क्षेत्र में मेहसाणा नामक प्राथमिक तत्व की खोज की। होमी भाभा कई वर्षों तक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की वैज्ञानिक सलाहकार समिति में रहे और उन्होंने 1948 में डॉक्टर भाभा ने भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि जो डॉक्टर सीवी रमन थे, नोबेल पुरस्कार विजेता, और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को भारत का लियोनार्डो दी विंची कहा करते थे। बहुत सारी उनके अंदर विलक्षण प्रतिभा थी, बहुमुखी प्रतिभा थी। भाभा के बारे में बड़ी मज़ेदार बात यह है कि विज्ञान के साथ साथ शास्त्रीय संगीत, मूर्तिकला, चित्रकला तथा नृत्य आदि क्षेत्रों में उनकी गहन रुचि और अच्छी पकड़ थी। वे चित्रकारों और मूर्तिकारों को प्रोत्साहित भी करते थे। उनके चित्रों और मूर्तियों को खरीद कर ट्राम्बे स्थित संस्थान में सजाते थे और संगीत कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया करते थे। तो ऐसे थे होमी जहांगीर भाभा और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। 30 अक्टूबर आपकी जयंती पर कोटि कोटि नमन है। हम सभी लोग आपको नमन करते हैं। और आज उन सैनिकों को भी आप लोग याद कर लीजिए जो करवा चौथ सीमा पर मना रहे हैं। घर में उनके परिवार उनको याद कर रहे होंगे। हम लोग भी उनको बधाई देते हैं इस करवा चौथ की। एक बार इन अपने वीर सैनिकों को सलाम। आज करवा चौथ के दिन इस पावन पर्व पर देश की सुरक्षा करने के लिए तैनात लोगों को हम लोग बधाई देते हैं, करवा चौथ की बधाई देते हैं। इन सब लोगों को याद करना ही भारत की मजबूती होती है। और आज़ादी की अमृत गाथा के 21वें अंक में हम लोग पहुंच गए हैं। 75 कार्यक्रम करने हैं, न केवल फेसबुक लाइव बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा वेबिनार करने हैं। इस महीने लगभग 5 वेबिनार हो रहे हैं। और एक खबर आई है जो अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और आरजेएस के राष्ट्रीय वेबिनार में आए थे, डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव जी, उनकी तबीयत खराब है। एस.एन. सुब्बा राव जी हम लोगों के एक वेबिनार में आए थे और उनसे मिलना भी कभी कभी हुआ है दिल्ली में। और अशोक गहलोत जी ने ये पोस्ट भेजा है, मुख्यमंत्री राजस्थान अशोक गहलोत जी। ये हम लोग इनके दीर्घायु की कामना कर रहे हैं। डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव साहब जल्दी ठीक हो जाएं। गहलोत साहब लिखते हैं कि एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर में एडमिट वयोवृद्ध गांधीवादी भाई जी डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव जी से मिलकर उनकी कुशल क्षेम जानी और डॉक्टर से बात कर स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी। ईश्वर से उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की
कामना करते हैं। हम लोग भी उनके स्वास्थ्य के को बहुत अच्छे प्रखर वक्ता भी हैं और राष्ट्रवादी हैं डॉक्टर एस एन सुब्बा राव साहब। तो इनको हम लोग याद करते चलें। बीच बीच में ऐसी चीज़ें हम लोग शेयर करते रहेंगे। राजेंद्र यादव जी भी अपने समय के बड़े अच्छे साहित्यकार हुआ करते थे। 28 अक्टूबर पुण्यतिथि है राजेंद्र यादव जी। जी हाँ, ये सब लेखन में बड़े नाम हैं राजेंद्र यादव जी का। और हिंदी साहित्य की सुप्रसिद्ध पत्रिका हंस के संपादक के रूप में ये बड़े विख्यात थे, लोकप्रिय उपन्यासकार भी थे। और राजेंद्र यादव ने 1951 में आगरा विश्वविद्यालय से एमए हिंदी की परीक्षा प्रथम श्रेणी प्रथम स्थान के साथ उत्तीर्ण की थी। और जिस दौर में हिंदी की साहित्यिक पत्रिकाएं अकाल मौत का शिकार हो रही थी, उस दौर में भी हंस का लगातार प्रकाशन राजेंद्र यादव की वजह से ही संभव हो पाया। उपन्यास, कहानी, कविता और आलोचना सहित साहित्य की तमाम विधाओं पर उनकी पकड़ थी। और उपन्यास सारा आकाश, उखड़े हुए लोग, शह और मात, कहानी संग्रह, देवताओं की मूर्तियां, खेल खिलौने, जहां लक्ष्मी कैद हैं, आलोचना, कहानी, अनुभव और अभिव्यक्ति, कांटे की बात, 12 खंड, इस तरह की रचनाओं को देकर राजेंद्र यादव जी चले गए। तो आज उनको हम लोग नमन कर रहे हैं 28 अक्टूबर पुण्यतिथि पर। और आप लोग बताइए क्या हाल है। दिल्ली में बारिश हुई और बारिश के चलते आप जानते हैं कि चांद को संभवतः लोग नहीं देख पाए तो हो जाता है, कई बार ऐसी बातें हो जाती हैं। तो लेकिन फिर भी करवा चौथ की बधाई उस अवसर पर आज फेसबुक लाइव की जा रही है। मन्ना डे पार्श्व गायक 24 अक्टूबर पुण्यतिथि है। मन्ना डे जिनकी गीतों से आप रूबरू होते रहे होंगे, आज मन्ना डे को हम लोग पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और मन्ना डे को याद करते हैं। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी भी देना चाहेंगे कि 1 मई 1920 को जन्म हुआ था और मन्ना डे ने सिनेमा जगत में हिंदी और बांग्ला फिल्मों में इन्होंने पार्श्व गायकी की। और 1950 से सन 1970 के दशक में इनकी प्रसिद्धि बहुत ही चरम पे थी। हमने भी इनको लाइव सुना दिल्ली के सिरीफोर्ट ऑडिटोरियम में। पूरा पैक्ड था ऑडिटोरियम, पिन ड्रॉप साइलेंस। और मन्ना डे के गीत जो है वो सुनने का हमें भी अनुभव प्राप्त हुआ। बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के स्वामी थे, एक ह्यूमन बीइंग थे मन्ना डे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। वो न केवल एक पार्श्व गायक थे बल्कि एक मानवता के पुजारी थे। उनके सुर में जो आवाज़ निकलती थी उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने बड़े मानवता के पुजारी थे। और उस्ताद अब्दुल रहमान खान और उस्ताद अमन अली खान से उन्होंने शास्त्रीय संगीत सीखा। मन्ना डे ने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा वैसे अपने चाचा जी केसी डे से हासिल की थी। और मन्ना डे सन 1940 के दशक में अपने चाचा के साथ संगीत क्षेत्र में अपने सपनों को साकार करने के लिए मुंबई आ गए थे। और पहले वे केसी डीके के साथ थे, फिर बाद में सचिन देव बर्मन के सहायक बने। उन्होंने अपने जीवन में कई संगीत निर्देशकों के साथ काम किया और फिर अकेले ही संगीत निर्देशन करने लगे। इनके गाए गीतों की संख्या 3500 से भी अधिक है। इन्होंने 2007 के प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया था, 2007 में दादा साहब फाल्के। और भारत सरकार ने इन्होंने सन 2005 में कला के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया। मन्ना डे का निधन 24 अक्टूबर 2013 को हो गया था। तो इस तरह से मन्ना डे को भी हम लोग याद कर रहे हैं, याद करना भी चाहिए और इन चीज़ों को अपने लोगों तक पहुंचाना चाहिए। रफ़ी अहमद किदवई साहब, ये भी स्वतंत्रता सेनानी रफ़ी अहमद किदवई साहब, 24 अक्टूबर जन्मदिन है, उस अवसर पर श्रद्धांजलि हम लोग दे रहे हैं रफ़ी अहमद किदवई साहब को। जन्म 18 फरवरी 1894 में हुआ, निधन 24 अक्टूबर 1954 को। रफ़ी अहमद किदवई, ये नाम भी हमें ज़ुबान पर रहने चाहिए। हम इन्हें भूलेंगे नहीं, स्वतंत्रता सेनानियों को हम भूलने भी नहीं देंगे, क्योंकि आरजेएस के अंदर इस तरह के बहुत सारे प्लानिंग्स हैं जो आप नहीं भी चाहेंगे तो आपके पास वो किसी न किसी माध्यम से पहुंचती रहेंगी। तो स्वतंत्रता सेनानी रफ़ी अहमद किदवई की
आज जो है हम लोग याद कर रहे हैं पुण्यतिथि पर। और इनका जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के बाराबंकी के अंतर्गत मसौली गांव में हुआ था। और रफ़ी जी के पिता का नाम इम्तियाज अली किदवई और माता का नाम रशीद अल निशा था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही संपन्न हुई थी और हाई स्कूल 1913 ईस्वी को बाराबंकी से पास किए और 1918 ईस्वी में एंग्लो ओरिएंट कॉलेज अलीगढ़ से बीए स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 1919 में इन्होंने एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ से ही एलएलबी के लिए दाखिला लिया, लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पाए। और क्योंकि उस समय आप जानते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ बड़ा आंदोलन चल रहा था और गांधी जी खुलकर आ गए थे सामने, सब जगह भ्रमण कर रहे थे। तो गांधी जी के खिलाफत आंदोलन में मुख्य रूप से वो उतर गए और कई लोगों ने तो नौकरी छोड़ दी, पढ़ाई छोड़ दी, इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा। और इसी आंदोलन से वो सक्रिय नेता के रूप में रफ़ी अहमद किदवई उभरे। 1926 ईस्वी के चुनाव में वो स्वराज पार्टी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीत गए और पार्टी के मुख्य सचिव बनाए गए। 1930 ईस्वी को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और वो गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में जुड़ गए और कांग्रेस कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा पूर्ण स्वराज संकल्प के जवाब में जनवरी 1940 ईस्वी को केंद्रीय विधानसभा से भी इस्तीफा दे दिया। 1937 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में जो पहला मंत्रिमंडल बना, उसमें वो राजस्व मंत्री बने और जेल मंत्री बनाए गए। और स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत वो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के जब प्रधानमंत्री बने तो रफ़ी अहमद किदवई साहब उनके प्रमुख सहयोगी थे और उन्हें नेहरू मंत्रिमंडल में भारत के पहले संचार मंत्री का पद दिया गया। पहला संचार मंत्री भारत के रफ़ी अहमद किदवई साहब बने और 60 वर्ष की उम्र में 24 अक्टूबर 1954 ईस्वी को हृदय गति रुक जाने से रफ़ी अहमद किदवई साहब का निधन हो गया। आज विनम्र श्रद्धांजलि है आज़ादी की अमृत गाथा के 21वें अंक में। अब थोड़ी सी कविता में कुछ सकारात्मक बातें हो जाए, सकारात्मक भारत आंदोलन के अंतर्गत। तो एक बार ये मैं बता दूं कि जो आचार्य योगी कवि प्रेम भाटिया जी हैं, ये उनके द्वारा भेजा हुआ पोस्ट है, यहाँ पे साझा किया जा रहा है। एक बार इंसान ने कोयल से कहा, तू काली ना होती तो कितनी अच्छी होती, तू काली न होती तो कितनी अच्छी होती। सागर से कहा, इंसान ने कोयल से कहा, सागर से कहा कि तेरा पानी खारा ना होता तो कितना अच्छा होता, तेरा पानी खारा ना होता तो कितना अच्छा होता। और गुलाब से कहा, फूल से, कि तुझमें कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। सबसे इंसान सवाल पूछ रहा है। तब तीनों एक साथ बोले, कौन? कोयल, सागर और गुलाब, हे इंसान, अगर तुझमें दूसरों की कमियां देखने की आदत न होती तो तू कितना अच्छा होता। जी हाँ, प्रेम भाटिया जी ने बहुत अच्छी कविता भेजी थी और शेयर किया था, तो आप लोगों को यहाँ पे साझा किया गया ताकि वो चीज़ आप लोगों के पास भी पहुँचे। बहुत अच्छी चीज़ है। और अभी एक चीज़ आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए डॉक्टर योगेश कुमार सरीन साहब को बधाई बनती है, क्योंकि इन्होंने अचीव किया है, प्रेसिडेंट बने हैं। पहले इलेक्ट प्रेसिडेंट थे, अब इन्होंने बाकायदा 23 अक्टूबर को उस पद पर विराजमान हो गए, प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन एसोसिएशन ऑफ पेडियाट्रिक सर्जन्स। तो इसके लिए बेस्ट विशेज आपकी तरफ से आनी चाहिए योगेश कुमार सरीन जी डॉक्टर साहब को। जी हाँ, क्योंकि आने वाले आरजेएस के वेबिनार में गेस्ट स्पीकर हैं, इसलिए भी ये अहम हो जाता है डॉक्टर योगेश कुमार सरीन जी की चर्चा करना। डॉक्टर योगेश कुमार सरीन इज सर्टिफाइड इन जनरल सर्जरी, पेडियाट्रिक सर्जरी एंड हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेंड इन ट्रामेटोलॉजी, पेडियाट्रिक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एंड पेडियाट्रिक सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, USA से। Currently director, professor and head of the department of pediatric surgery at 105-year-old LED Harding Medical College, न्यू दिल्ली। तो बहुत बहुत बधाई हो डॉक्टर योगेश कुमार सरीन साहब को प्रेसिडेंट बनने के लिए इंडियन एसोसिएशन ऑफ पेडियाट्रिक सर्जन्स के। तो ये भी जानकारी जो है आप लोगों तक साझा करना मुझे लगा कि ज़रूरी है। और एक बार फिर से मैं दिखा दूं अपने गेस्ट स्पीकर जो हैं वो 31 अक्टूबर को, क्योंकि बहुत बड़ा ये स्टूडेंट को तो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें जुड़ने वाले हैं, क्योंकि IAS टॉपर जो हैं शुभम कुमार जी मुख्य अतिथि हैं आरजेएस के आज़ादी की अमृत गाथा के 22वें अंक में।
ये शुभम कुमार जी हैं और ये पवन दुग्गल जी भी हैं, एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, और निखिलेश मिश्रा जी ट्रेनिंग एक्सपर्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और अशोक कुमार ठाकुर जी शिक्षाविद, मुनि इंटरनेशनल स्कूल दिल्ली के चेयरमैन। 31 अक्टूबर को आप सभी को इनको सुनने का, और साथ में प्रोफेसर बिजॉन मिश्रा जी भी रहेंगे जो कि फाउंडर चेयरमैन हैं कंज्यूमर ऑनलाइन फाउंडेशन के। तो एक बहुत ही सार्थक चर्चा साइबर सेफ्टी पे और ऑनलाइन एजुकेशन पे 31 अक्टूबर को होने जा रही है। डॉक्टर अभिलाषा गौतम जो प्रिंसिपल है आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ग्रेटर नोएडा, वो मॉडरेट करेंगे इस कार्यक्रम को। तो आप लोग ज़रूर जुड़ेंगे। और डॉक्टर पवन दुग्गल साइबर एक्सपर्ट हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, और प्रेसिडेंट हैं cyberlaws.net के, प्रेसिडेंशियल एड्रेस प्रस्तुत करेंगे। तो आज हम लोगों ने बहादुर शाह जफ़र की चर्चा की, और साथ में अशफाकुल्ला जी की काकोरी केस के बारे में भी चर्चा की, और इसके साथ साथ हम लोगों ने राजेंद्र यादव जी की चर्चा की, और मनमथनाथ गुप्त जी क्रांतिकारी लेखक हैं उनकी चर्चा की, गणेश शंकर विद्यार्थी जी जो स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार, इसके बीच में हम लोगों ने चर्चा की। डॉक्टर एस एन सुब्बा राव के जल्द स्वस्थ होने की कामना की, प्रार्थना की कि ऐसे व्यक्ति को अभी 93 ईयर्स आई थिंक ईयर्स ओल्ड हैं डॉक्टर एस एन सुब्बा राव साहब, तबीयत अभी ख़राब है और ठीक हो जाएं वो, हम लोगों को यही भगवान से प्रार्थना है। जयपुर के हॉस्पिटल में है अभी एडमिट है, ये हम लोग जानकारी। इसके साथ साथ हम लोगों ने अभी आज चर्चा की डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की, ये भारत की परमाणु शक्ति की नींव डालने वाले होमी जहांगीर भाभा जी को हम लोगों ने याद किया। कार्यक्रम की शुरुआत की थी हम लोगों ने करवा चौथ से, और इसके साथ साथ हम लोगों ने सैनिकों को भी याद किया कि आज वो बाहर हैं, हम लोगों के लिए वो देश की रक्षा कर रहे हैं। करवा चौथ उनके लिए भी, उनको बधाई हो। वो हम लोगों के लिए आज करवा चौथ के दिन भी घर परिवार से दूर रहकर देश की रक्षा के लिए हैं। एक और चर्चा करना चाहेंगे कि डॉक्टर योगेश कुमार सरीन साहब की चर्चा की थी, ये 14 नवंबर को हम लोगों के साथ रहेंगे वेबिनार में। इसके साथ साथ एक और वक्ता 7 नवंबर को रहेंगे जो कि प्रोफेसर डॉक्टर एनआर सिंह जी, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक चरक संस्थान नई दिल्ली, आयुर्वेद के बारे में भी, क्योंकि 7 नवंबर जो है वो डॉक्टर एनआर सिंह जी हैं और आयुर्वेद के बारे में बताएंगे कि कैसे कैंसर को ठीक करने में आयुर्वेद की मदद ली जा सकती है। इसके अलावा कोशिश हो रही है कि एम्स के भी डॉक्टर उसमें उपस्थित हो। डॉक्टर प्रियंका अरोड़ा रहेंगी जो कि गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, और वो भी रहेंगी। तो 7 नवंबर को, 31 अक्टूबर के बाद हम लोगों का 7 नवंबर को वेबिनार होने जा रहा है आज़ादी की अमृत गाथा, और इसके बाद जो कुछ और कार्यक्रम होंगे। इसके साथ साथ ये भी जानकारी दें, 14 नवंबर को हम लोग आज़ादी की अमृत गाथा का 25वां अंक प्रस्तुत करेंगे, और उसकी इमेज जो है वो जारी की गई 14 नवंबर की, और बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को लेकर उस पर चर्चा की जाएगी। अभी उसकी सारी रूपरेखा, ये आरजे सूचना केंद्र जमशेदपुर झारखंड के को ऑर्गेनाइज़र हैं, वो प्रस्तुत की जाएगी। तो ये कार्यक्रम जो है 31 अक्टूबर, 7 नवंबर कैंसर अवेयरनेस डे है 7 नवंबर को उस दिन, और 14 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस के दिन राष्ट्रीय वेबिनार किया जाएगा। बीच में हम हो सकता है कि फेसबुक लाइव में फिर उपस्थित हों, सकारात्मक भारत आंदोलन की आज़ादी की अमृत गाथा को लेकर आप लोगों से फिर बातचीत होगी। लेकिन अभी जो लोग भी जुड़े उनको बहुत बहुत धन्यवाद। किसी कारणवश 8 बजे से फेसबुक लाइव नहीं किया जा सका है, तो ये हमें खेद है। तरसेम मित्तल जी धन्यवाद, गुरु प्रसाद सैनी जी धन्यवाद, भूषण प्रसाद जी धन्यवाद, भरतराम मालकोटी जी धन्यवाद, वंदे मातरम। और दीप माथुर जी, आरजेएस ऑब्जर्वर, आपको भी धन्यवाद, आप जुड़े, बहुत अच्छा लगा। एस डोगरा जी जय हिंद, आकांक्षा जी जय हिंद, और प्रांजल जी आपको भी जय हिंद, और चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी जुड़े, आपको भी धन्यवाद।
सभी लोगों को धन्यवाद। और ये आंदोलन जो है वो चलता रहेगा। मेरे ख्याल से अगर मैं ऐड करूं, क्या ऐड हो जाएंगे क्या? दो भी अगर कोई ऐड हो सकते हैं तो मैं अभी देख सकता हूँ। रात ज़्यादा हो गई है, लेकिन फिर भी हमारी एक कोशिश होगी कि चलते चलते अगर किसी से बातचीत हो जाए तो वीडियो संवाद जो है वो भी ज़रूरी होता है। आरजेएस ऑब्जर्वर को मैंने ऐड करने की कोशिश की है। चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी भी जुड़े हुए हैं, प्रांजल जुड़े हुए हैं जी। एक बार हम प्रांजल को ऐड करने की कोशिश कर लेते हैं, लेकिन नहीं आंसर है। तो कोई बात नहीं, हम लोग अब यहाँ पर जय हिंद जय भारत करेंगे और इसके बाद जो है हम लोग फिर ये फेसबुक लाइव, चूंकि आज़ादी की अमृत गाथा 75 करने हैं तो फिजिकल बैठकें नहीं हो रही हैं। ये सूचना आप लोगों तक तो शायद पहुंच ही गई होगी कि फिजिकल बैठकें बिल्कुल ही बंद है। 11 अप्रैल के बाद कोई फिजिकल बैठकें नहीं हुई हैं। अभी तक आदेश भी नहीं है कि फिजिकल बैठकें की जाए, लेकिन हम लोग इस कोशिश में हैं कि डिमांड आ रहे हैं। आरजेएस की सकारात्मक बैठक जो 152 के बाद बंद हो गई है उसको शुरू किया जाए। लेकिन फेसबुक लाइव के माध्यम से भी हम लोग आज़ादी की अमृत गाथा जैसे विशेष अंक करके ये प्रस्तुत कर रहे हैं और ये यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। उसके बाद सारे ग्रुपों में ये भेज दिया जाएगा, इसको शेयर कर दिया जाएगा। तो जिन क्रांतिकारियों की हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो कानों में आवाज़ कहीं ना कहीं गूंजती रहेगी देश भर में। ये हम लोग शेयर करेंगे और हम आप लोगों से भी गुजारिश करेंगे कि आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसी बातें हैं जो विद्यार्थियों के पास जाएगी तो उनका जनरल नॉलेज मजबूत होगा, और नौकरी पेशा लोगों के पास जाएगी तो वो अपने देश का कर्ज उतार सकते हैं। थोड़ी देर सुन भी लेंगे तो मनमथ नाथ गुप्त के बारे में थोड़ी सी जानकारी, बहुत कम जानकारी हमारे देशवासियों को इन स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में है। और हम लोगों को ये तो बार बार इनकी चर्चा करनी चाहिए। ये हम लोग उऋण कभी नहीं हो सकते हैं, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं। इन कोशिशों को जारी रखा जाए। आप लोग जुड़े, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। मुस्कान के साथ खुश रहेंगे, खुश रहेंगे।